नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 6 के इकाई 14 के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ 14 का नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो प्रकाश से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, चलिए शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। आपको एक प्रश्न दिया है जिसके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको सही उत्तर पे निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे जो प्रकाश की किरण है वो पूरी किरणें नहीं निकल पाती, उसमें से कुछ ही हिस्सा क्या करता है, बाहर निकल पाता है, यानी कुछ भाग हमें दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त कहलाते हैं, पारदर्शक कहलाते हैं, अपारदर्शक कहलाते हैं या पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, तो पारदर्शक का मतलब जिसमें से इस पार से उस पार पूरा का पूरा दिख जाए, तो यह तो सही होगा नहीं। प्रदीप्त भी नहीं सही होगा। अपारदर्शक का मतलब इस पार से उस पार कुछ भी न नजर आए। पारभासी जो है इसमें से कुछ हिस्सा नजर आता है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पारभासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारभासी। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से यानी कुछ ही रूप से थोड़ा सा निकलता है वो क्या कहलाते हैं? पारभासी। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? तो इसका सही उत्तर है बिंदु प्रकाश स्रोत। बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ग है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर के, ठीक है, पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। तो आपको बताना है, जैसे यह हो गया यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर सूर्य। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों से कहा है कि जब पृथ्वी की उपछाया से क्या गुजरता है या चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो उसे क्या कहते हैं? खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खंड चंद्र ग्रहण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सूर्य और तारे खाली स्थान प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब खाली स्थान स्रोत हैं। तो सूर्य और तारे जो हैं वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, तो इसमें भरा जाएगा प्राकृतिक। जबकि जलता हुआ मोमबत्ती और विद्युत बल्ब, तो यह दोनों मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं, तो इसमें या तो मानव निर्मित भरिए या तो कृत्रिम। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाली स्थान वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि खाली स्थान वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। तो दीप्त वस्तुएं जो होती हैं वे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो इसमें भरा जाएगा दीप्त। और अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, तो इसमें भरा जाएगा अदीप्त। ठीक है, तो पहले में दीप्त और इसके बाद अदीप्त। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब खाली स्थान सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है। तो सूर्य ग्रहण तब दिखाई देता है जब चंद्रमा जो होती है वह सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाती है, तो इसमें भरा जाएगा चंद्रमा। इसके बाद है, चंद्र ग्रहण की घटना खाली स्थान के दिन होती है। तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है, तो इसमें भरा जाएगा पूर्णिमा। इसके बाद है, निर्वात में प्रकाश की चाल खाली स्थान होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किमी प्रति सेकेंड, तो भरा जाएगा इसमें 3 लाख किमी प्रति सेकेंड, या तो हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी भर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले में 2 जगह खाली स्थान था, यहाँ पे प्राकृतिक और यहाँ पे मानव निर्मित या कृत्रिम। ख में भी 2 जगह खाली स्थान था, तो पहले में दीप्त और इसके बाद अदीप्त। इसके बाद था आपका ग में चंद्रमा भरा जाएगा, घ में पूर्णिमा और अंग में 3 लाख किमी सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, केवल सेकेंड स्क्वायर नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में स्तंभ 1 के कथनों का मिलान स्तंभ 2 के कथनों से कीजिए। तो मिलान करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारी अदीप्त वस्तु है, यानी यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा, अदीप्त। तो चंद्रमा का मिलान हो जाएगा अदीप्त से। सूर्य है, यह खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सूर्य क्या होता, दीप्त वस्तु, तो इसका मिलान होगा दीप्त से। इसके बाद है ईंट। ईंट से हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, यानी ईंट एक अपारदर्शक वस्तु है, तो ईंट का मिलान हो जाएगा अपारदर्शक से। ट्रेसिंग पेपर है, इसमें से कुछ इस पार से उस पार नज़र आता है हल्का हल्का, तो यानी उसे पारभासी कहते हैं या अर्धपारदर्शक, तो इसका ट्रेसिंग पेपर का मिलान हो जाएगा पारभासी से। इसके बाद है साफ कागज। तो साफ कागज से इस पार से उस पार आसानी से सब कुछ देखा जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं पारदर्शक। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा पारदर्शक से। तो यह आपका मिलान हो गया। क का मिलान होगा ब से, ख का मिलान द से, ग का मिलान अ से, घ का मिलान य से और अंग का मिलान स से। चंद्रमा का अदीप्त से, सूर्य का दीप्त से, ईंट का अपारदर्शक, ट्रेसिंग पेपर पारभासी, साफ कांच पारदर्शक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। 2 प्राकृतिक तथा 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो जिन साधनों से, ठीक है, जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, यानी जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हमें फिर पूछा था प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत, तो देखते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होती है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, यह भी पृथ्वी पर ऊर्जा का और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, तो यह प्राकृतिक स्रोत हो गया। जुगनू है, ठीक है, तारे, यह सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है। इसके बाद है कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी जिन प्रकाश स्रोतों को मनुष्य बनाया है उन प्रकाश स्रोतों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दीपक हो गया, लालटेन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, और इसके बाद ट्यूबलाइट हो गया, तो यह सभी हमारे कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, देख लीजिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो यह प्रकाश स्रोत की परिभाषा हो गई। 2 प्राकृतिक तथा 2 मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम और उनकी विशेषताएं, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न 5 है अगला प्रश्न, कि अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखिए। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं, और जो दूसरी प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे कहते हैं अदीप्त। ठीक है, तो दीप्त के अंतर्गत क्या हो गया, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED, यह सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या हो गए, जिससे मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा आदि, यह सभी अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर प्रश्न है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं इसका बारी बारी से। सबसे पहले पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर
प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि। तो पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि। इसके बाद है पारभासी। पारभासी का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है, यानी कुछ ही भाग बाहर निकलता है, उन्हें पारभासी ट्रांसलूसेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, यह होती है हमारी पारभासी। ठीक, तो पारदर्शी का मतलब जिसमें से हम इस पार से उस पार सब कुछ साफ साफ देख सकें, जैसे साफ कांच हो गया, स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल हो गया। स्वच्छ जल यानी साफ पानी है तो नीचे पानी के तली में जल जहाँ पे है कुछ भी रहे हम देख सकते हैं। पारभासी है ट्रांसलूसेंट, जिसमें कुछ कुछ नजर आए हमको। ठीक है, जैसे ट्रेसिंग पेपर हो गया, घिसा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। ठीक है, सॉरी। इसके बाद अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं तो वह देख लेते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है, यानी जिनसे हम इस पार से उस पार बिल्कुल भी न देख पाए, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे दफ्ती का टुकड़ा, दफ्ती से हमको इस पार से उस पार कुछ भी नजर नहीं आता है। लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण, यह सभी हमारी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। आपको एक प्रयोग बताना है जिसके द्वारा आप यह सिद्ध कर सको कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह सरल रेखा में चलती हैं। इसके लिए आपको किताब का चित्र संख्या 14.2 को भली भांति समझना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर हो तो उत्तर बहुत बड़ा होगा, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा, वह ज़्यादा आसानी रहेगी। करना क्या है, इसमें आपको दफ्ती के 3 टुकड़े आपको लेने हैं। ठीक है, दफ्ती के क्या करने हैं, 3 टुकड़े लेने हैं। तीनों के एक सीध में आपको क्या कर देना है, छेद कर देना है, और यहाँ पर आपको एक मोमबत्ती क्या करना है, जला देना है। ठीक है, जब आप मोमबत्ती जलाओगे यहाँ पर और यहाँ से आप देखोगे तो इस मोमबत्ती की लौ आपको नज़र आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि सभी जो छिद्र थे वह एक ही सीध में हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो बीच वाला दफ्ती का टुकड़ा है इसको थोड़ा सा आप क्या कर दो, ऊपर या नीचे कर दो। तब क्या होगा, क्या यह जो मोमबत्ती की लौ है आपको नज़र आएगी? तब नज़र नहीं आएगी। ठीक, बस इसी से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब इसी प्रयोग को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो समान आकार की 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा तथा एक मोमबत्ती लीजिए। दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच छेद करें। मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए। दफ्ती के तीनों टुकड़ों को चित्र 14.2 की भांति गीली मिट्टी की सहायता से सीधा खड़ा करके इस प्रकार रखिए कि तीनों टुकड़ों में बने छिद्र एक सरल रेखा में हों। अब मोमबत्ती को इस प्रकार प्रथम टुकड़े के सामने रखिए ताकि इसकी लौ छिद्रों के सामने हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के सामने नेत्र द्वारा मोमबत्ती के लौ को देखिए। ठीक है, क्या आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ती है? तो हम मोमबत्ती की लौ को अंतिम दफ्ती के टुकड़े के छिद्र द्वारा देख सकते हैं। अब बीच वाले टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाइए। क्या देखते हैं? अब मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती है। इसका क्या कारण है? बीच की दफ्ती के टुकड़ों को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर सभी छिद्र एक सरल रेखा में नहीं रहते हैं, जिससे मोमबत्ती के लौ का प्रकाश बीच वाले दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता है। इसी कारण मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई पड़ती है। अतः इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का जो गमन होता है वह सरल रेखा में होता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। इस प्रयोग का चित्र आपको दिखा दे रहे, वह प्रयोग, ठीक है, देख सकते हैं। इसमें क्या है, हमें दफ्ती के 3 इस तरह से टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक मोमबत्ती इस तरह से हम जला देते हैं और इसमें तीनों में हम क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं।
मोमबत्ती जलाने के बाद जब हम इसके सामने से यहाँ से देखते हैं तो मोमबत्ती की लौ हमको दिखाई देती है। इस बीच वाले दफ्ती के टुकड़े को अगर हम थोड़ा सा हिला दें, ठीक है, तो यह छेद यहाँ चला आएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस मोमबत्ती की लौ हमको दिखाई देती नहीं है। यही यह प्रयोग था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह एक सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में गति करती है। तो यह चित्र आपको बनाना है और इसी के माध्यम से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आपको बताना है छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया से क्या समझते हैं। ठीक है, प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया क्या होता है और एक प्रयोग बताना है जिससे आप इनमें अंतर स्पष्ट कर सको। ठीक है, तो देखते हैं। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह प्रच्छाया कहलाता है। प्रच्छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा छाया, प्रच्छाया एवं उपछाया के बनने की प्रक्रिया समझी जा सकती है। इसके लिए करना क्या है, एक टार्च, काला कागज तथा एक छोटी गेंद लेना है। ठीक है, अब इसके बाद काले कागज में एक छोटा छेद करके टार्च के कांच से चिपका दीजिए। टार्च को जलाकर कमरे के दीवार की ओर लगाइए। क्या देखते हैं, गोलाकार आकृति में दीवार का कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। अब जलती हुई टार्च के सामने कुछ दूरी पर गेंद रखिए। क्या देखते हैं, दीवार पर प्रकाशित भाग के स्थान पर गोलाकार अंधेरी आकृति दिखाई देती है। गोलाकार चित्र संख्या 14.4 के अनुसार अंधेरी आकृति गेंद द्वारा प्रकाश की किरणों को रोक लेने के कारण बनती है और गोलाकार अंधेरी आकृति को गेंद की छाया कहते हैं। इसे चित्र संख्या 14.4 से प्रदर्शित किया जाता है। अब टार्च के कांच से काले कागज को हटाकर पुनः टार्च जलाएं तथा उतनी ही दूरी पर गेंद को रखिए। क्या देखते हैं, दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान और उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई पड़ता है, जिसे कि 14.5 में दर्शाया गया है। अंधेरी गोल आकृति को प्रच्छाया तथा धुंधले गोल छल्ले को प्रच्छाया यह उपछाया रहेगा। ठीक है, कहते हैं। प्रकाश स्रोत बिंदुवत होने पर छाया तथा बड़ा होने पर प्रच्छाया व उपछाया प्राप्त होते हैं, जिससे हम आकृति में होने वाली अद्भुत खगोलीय घटनाएं, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को सरलता से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो प्रयोग वाला चित्र है वह देख लीजिए। तो यह रहा इसका चित्र। ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। 14.5। ठीक है, उसके जगह पर अगर आप एक छोटा उत्तर लिखना चाहते हैं तो वह उत्तर यह रहा आपका। जब प्रकाश के बड़े स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह प्रच्छाया कहलाता है। प्रच्छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। ठीक है, तो यह उस प्रश्न का उत्तर हो गया, जिसके लिए आपको चित्र के माध्यम से दर्शाना होगा। तो उन चित्रों को देख लीजिए एक बार फिर से। तो यह चित्र है, चित्र संख्या 14.5। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं छाया, उपछाया और प्रच्छाया को। या तो उसकी जगह पर आप यह भी चित्र बना सकते हैं। इन दोनों चित्रों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों एक ही चित्र हैं। ठीक है, किसी भी चित्र को आप बना सकते हैं और इसके माध्यम से समझ सकते हैं छाया, प्रच्छाया और उपछाया को। 14.4 और 14.5। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न है आपका सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, चित्र खींचकर समझाइए। ठीक है, तो आपको बताना है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और चित्र के माध्यम से इसे आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य ग्रहण। तो चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, फिर से इतना देख लीजिए। पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही पड़ता है। ठीक है, तो यह हो गया सूर्य ग्रहण। अब इसका सूर्य ग्रहण का चित्र देख लेते हैं हम कि तो यह है सूर्य ग्रहण का चित्र। देख सकते हैं यहाँ पर यह रहा आपका सूर्य और यहाँ पर यह रहा आपका चंद्रमा और यह रहा हमारी पृथ्वी। तो जब बीच में आ जाती है चंद्रमा, ठीक है, तो अब सूर्य का जो प्रकाश है उसको चंद्रमा क्या करता है, रोक देता है और पृथ्वी के इस हिस्से से सूर्य नज़र नहीं आता और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका फिगर रहा सूर्य ग्रहण का। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद है हमारा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन पड़ता है। फिर से, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन लगता है। तो इसका चित्र देख लेते हैं हम चंद्र ग्रहण का जो। तो यह रहा चित्र आपका चंद्र ग्रहण का। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। यह आपका सूर्य हो गया, यह पृथ्वी हो गई और यह हो गए हमारे चंद्रमा। ठीक है, तो चित्र देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए आप यह भी परिभाषा लिख सकते थे। देख लेते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण के लिए। तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, फिर से, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। और अगला है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन लगता है। तो इनका चित्र हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं सूर्य। तो यह चित्र है आपका सूर्य ग्रहण का। ठीक है, सूर्य ग्रहण का चित्र बनाना हो तो आप यह बना सकते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं चंद्र ग्रहण के चित्र के लिए। ठीक है, यह भी आपका सूर्य ग्रहण का ही चित्र है और यह रहा आपका चंद्र ग्रहण का चित्र। तो चंद्र ग्रहण के लिए आप यह चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तो दोस्तों यह थे हमारे प्रकाश से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर जिसको अभी हम लोगों ने हल किया। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के इसी तरह से प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन